हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ख़ास है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको मेंसुरेशन 3D जो है इसके अंदर पढ़ाऊँगा। जनरली तो हर टॉपिक को मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाता हूँ। तो नॉर्मल जो हम स्कूल के अंदर सीखते हैं एक बुकिश सी चीज़, उससे हटा के कॉमन सेंस से मैं आपकी पढ़ाई को अटैच करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें याद रखने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता होता है। बट मेंसुरेशन 3D जो है ये 3D की चीज़ें हैं। तो स्कूल के अंदर जिस तरीके से पढ़ाई जाती है और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो फिर भी 2 डायमेंशनल फिगर हैं तो टीचर बोर्ड पर बना ही देता है, बट 3D के अंदर 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं तो जनरली हमें बोर्ड के ऊपर बनाकर दिखाई भी जाती हैं, तो प्लेन सी दिखाई जाती हैं। मैं एनिमेशन का यूज़ करूँगा बहुत ज़्यादा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर, वैसे तो हर एक लेक्चर ही अलर्ट होकर देखना चाहिए, है ना, बट थोड़ा सा खास ध्यान आप रखेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे, अलर्ट रह जाओ, कॉन्शियस हो जाओ। और ये नहीं है कि अच्छा स्कूल से थोड़ा सा अलग करके होगा तो डिफ़िकल्ट होगा, मज़ेदार होगा, बहुत ही ईजी होगा, सुपर फन होगा। आज जो मैं इस क्लास के अंदर आपको फॉर्मूले बताऊंगा, चाहे अपने पोते को पढ़ा लेना, आपको याद रहेंगे पूरी ज़िंदगी। यू कैन नॉट फॉरगेट, आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक क्लास के अंदर जितनी भी अपनी फिगर हैं उन सब के फॉर्मूले कैसे बने और क्या क्या उनके फॉर्मूले हैं, एक क्लास के अंदर आपको बता दूंगा वो फिगर कैसे बनी। तो इन फ्यूचर रिवाइज भी करना है तो हम इस एक क्लास को भी देख सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके अंदर, सारी फिगर्स जो अपनी हैं ऑलमोस्ट सारी, एक आधी बाद में भी हम करेंगे। ठीक है, सारी बेसिक फिगर हम यहाँ पर कर लेंगे। तो भाई मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा, 100% फोकस चाहूँगा, और मज़े में मूवी की तरह देखो, पूरा फोकस करके। स्टार्ट करें फिर, चलो जी। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑल दी 3D शेप्स। हम सारी 3D शेप्स को पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है। हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो कैसे बनती हैं आपके सामने एनिमेट करके दिखाऊंगा। उनके नेट्स दिखाऊंगा, नेट्स यानी कि उनको ओपन करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उनके जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताऊंगा। अब जनरलाइज्ड फॉर्मूला का क्या मतलब है, मैं आपको टोटल 2 ही फॉर्मूले बताऊंगा, उसी के बेस पे आपको 9-10 फिगर के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लाइक बहुत इनफाइनाइट फिगर्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे जो उन्हीं के जैसी हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक फॉर्मूला भी बताऊंगा। फिर हर एक फिगर का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, आया कैसे वो बताऊंगा, फिर उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई फॉर्मूले ऐसे हैं हम एग्जाम में उनको डिराइव कर सकते हैं। और मैंने वाइट क्यों रखा है, ये ब्लैक क्यों नहीं रखा, ताकि एनिमेशन देखने में अच्छा लगे। ठीक है, बट कई फिगर के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तो ठीक है वो याद भी करेंगे हम साथ में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस तरह की फिगर होती है। देखो जो हम पढ़ेंगे, नंबर 1, टोटल 3 तरह की फिगर आप मान सकते हो मोटी मोटी अपने सिलेबस के अंदर। एक तो ऐसी फिगर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे जो नीचे वाला जो मुंह है ये गोल है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, और ऊपर भी एक सर्कल है। इस फिगर के नीचे जो फेस है जिसके ऊपर ये रखी हुई है, ये एक डिब्बा है ना, मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता, नहीं एनफ बढ़ाइए। ठीक है, ये एक डिब्बा है, आपको दिख तो रही है। इसके नीचे वाला जो फेस है एक स्क्वायर है और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है। इसके नीचे वाला फेस एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल है। इसके नीचे एक हेक्सागन है, इसके ऊपर भी हेक्सागन है। इसके नीचे एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, इसके ऊपर भी ट्रेपेजियम है, समलंब है। इसके नीचे एक अजीब सी एल शेप की आकृति बनी हुई है, ऊपर भी एल शेप की आकृति बनी हुई है। जब हमारे सामने ऐसी फिगर हो जिनका ऐसी 3D शेप्स हो, जिनका बेस भी वैसा ही है और टॉप भी वैसा ही है, उनको हम बोलते हैं प्रिज्म। एक तो ये तरह की आकृति हो, चाहे उसका बेस कैसा भी हो, ऐसे 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 कर दो और वैसा ही डिट्टो टॉप हो तो वो एक प्रिज्म बन जाएगी। डन। ठीक है, पहली तो इस तरह की आकृति होगी। दूसरी आकृति होगी अपने सामने पिरामिड्स। जैसे इसका बेस सर्कुलर है, टॉप भी सर्कुलर है, ऐसे है ये। ठीक है, सेम मोटाई रही उसकी, इसका टॉप भी सेम साइज का सर्कल है
ओके, यहां पर इसका बेस सर्कल है, लेकिन ऊपर ऊपर जैसे हम चलते गए तो पतला होता गया। जैसे हैप्पी बर्थडे वाले दिन जो टोपी पहनते हैं लोग, वो जोकर वाली टोपी, इसका बेस एक स्क्वायर है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप पर जा रहे थे तो वो नुकीला होता गया। इसका बेस एक ट्रायंगल है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप पर जा रहे थे वो नुकीला होता गया। ठीक है, इसका बेस एक हेक्सागन है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे नुकीला होता गया। फिलहाल इसको इग्नोर करना। ठीक है, इसका बेस एक स्टार है, तो क्या सर ये भी एग्जाम में आती है ना? मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, बेस कैसा भी हो, अगर वो ऊपर होते होते नुकीला हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पिरामिड। जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं, मिस्र के पिरामिड। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोल रहे हैं लोग, गजब है, इंग्लिश और हिंदी का तालमेल है। तो समझ में आ गया बात? नीचे बेस सेम है, टॉप भी सेम है, चाहे बेस कैसा भी हो, बेस सेम है, टॉप भी सेम है और सेम साइज के हैं दोनों। प्रिज्म बोलते हैं, तो इस तरह की फिगर्स पढ़ेंगे, इन सभी का एक ही फॉर्मूला है। और इनको पिरामिड बोलते हैं। बेस कैसा भी हो, टॉप धीरे धीरे नुकीला हो गया। ठीक है, दो तरह की फिगर होगी। तीसरी तरह की फिगर है जी सफियर गोला। इसी गोले को आधा काट दोगे तो भाई आधा गोला बन जाएगा। इसी का फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे क्योंकि वो इससे आधा है। तो ये तीन तरह की फिगर है मेनली। जो प्रिज्म है, बहुत सारी फिगर हैं जो प्रिज्म जैसी हैं। पिरामिड जैसी बहुत सारी फिगर हैं जो पिरामिड जैसी हैं। और एक तीसरी सफियर गोला, ये इनमें से किसी के अंदर भी नहीं आती है। ये एक तीसरी तरह की फिगर है, इसके अलग से फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। तीन तरह की फिगर है बस। एक तरह की फिगर के एक तरह का ही फॉर्मूला है, इन सारी फिगर का एक ही तरह का फॉर्मूला है, इनका एक ही तरह का फॉर्मूला है, इनका एक तरह का फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले, तीन तरह के फॉर्मूले हो गए बस। बाद में तो मैं इन दोनों फॉर्मूला को मर्ज करवा दूंगा जब फर्स्ट टर्म बताऊंगा जब, बट फिलहाल के लिए तीन तरह के फॉर्मूले हो गए। तो ये तीन तरह की फिगर हो गई भाई। ओके जी, चौथी तरफ बाकी और भी मल्टीपल तरह की फिगर हम देखेंगे इसके अंदर, बट वो क्या होएगा, वो ऐसी फिगर होंगी जो उन्हीं फिगर से बनी है जो हमने पहले देखी है। एक कौन है, कौन को काट दिया, फ्रस्टम बना दिया भाई साहब, कौन को काट के। ऊपर वाला तो कौन ही रहा, नीचे वाले को फ्रस्टम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो जब हम आगे आएंगे तो हिंदी में मेरे को याद आ जाएगा, फ्रस्टम क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ठीक है, जैसे ये है, एक स्क्वायर की पिरामिड थी, काट के फ्रस्टम बना दिया। गोले को काट दिया, ऊपर वाली टोपी टोपी इसकी काट दी। एक पाइप है, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर पाइप, जो पानी की पाइप होती है अंदर से खोखली। तो ये अलग अलग तरह की फिगर हैं। ये जो हैं ये उन्हीं फिगर से बनी है। तो टोटल चार तरह की फिगर बोल सकते हो। हैं तो तीन ही तरह की, प्रिज्म हो गई, पिरामिड होगी, सफियर हो गया, और इनको काट छांट के अलग अलग तरह की जो फिगर बनती है ऊंची अंडरस्टैंडिंग के बेस पर बनती है। ठीक है, कितनी तरह की फिगर समझ में आ गया? अब एक एक करके करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आते हैं जी प्रिज्म्स के ऊपर। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिज्म जो है वो बनते कैसे हैं। इनके फॉर्मूला के ऊपर गौर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रिज्म जो है वो बनते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रिज्म का बेस भी सेम है, इसका टॉप भी सेम है। अगर आपको ये प्रिज्म बनाना है तो पता है क्या करो, देखो जरा। आप ये मान लो ये 1 रुपए का कॉइन है, ये गोल गोल दिख रहा है, ये 1 रुपए का कॉइन है। तो ये कैसा है, सर्कुलर है। और आप ये मान लो इसकी थिकनेस जो है ना, जो इसकी मोटाई, मैंने तो आपको समझाने के लिए काफी मोटा यहां पर कर दिया है, बिल्कुल ना के बराबर है इसकी मोटाई। आप एक मान लो 1 रुपए के कॉइन के बराबर आपने एक पेज को काट लिया, नोटबुक के पेज को, और उसको रख दिया। उसके ऊपर आपने फिर एक और पेज रख दिया, वही वैसे ही काट के, या फिर एक कॉइन के ऊपर कॉइन मान लो, ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। फिर उसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, फिर उसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, उसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, और आप ऐसे रखते ही गए। तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि एक प्रिज्म। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकली सिलेंडर एक प्रिज्म नहीं है। मैथमेटिकली प्रिज्म एक ऐसी फिगर होती है जिसके साइड में ये जो फेस है ये रेक्टेंगुलर हो, ये रेक्टेंगुलर हो। बट अपने एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, इन सब का फॉर्मूला एक ही तरह का है, तो उसको याद करवाने के लिए मैंने इसको इसी के अंदर रख लिया। तो हम इसको बोल सकते हैं ए प्रिज्म विद सर्कुलर बेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर तो यही होएगा। ठीक, तो वो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हमने नहीं जाना, एसएससी का मैथमेटिक्स देख रहे हैं। ठीक है,
तो एक प्रिज्म बनता कैसे है उसके ऊपर है। एक प्रिज्म बनता है भाई साहब, उस प्रिज्म का जैसा भी बेस है उस बेस को बार बार रिपीट करेंगे तो वो प्रिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम सर्कुलर बेस को बार बार रिपीट करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने एक गत्ता, नोटबुक का गत्ता काट लिया स्क्वायर शेप में और रख दिया, एग्जैक्टली वैसा ही गत्ता उसके ऊपर रख दिया, फिर वैसा ही गत्ता उसके ऊपर रख दिया, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो एक टाइम पर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं, ये देखो ये क्या चीज है, ये एक रेक्टेंगल है। आप ये मान लो ये जो अपनी A4 साइज की सीट होती है जिसके ऊपर आप प्रिंट आउट निकालते हो, मान लो वो है। मैंने थोड़ी सी ज्यादा मोटी दिखा दी बट मान लो ये वो है। ठीक है, तो अगर मैं एक पेज के ऊपर वैसा ही एक और पेज रख दूं, वैसा ही एक और पेज रख दूं और मैं इसे रखते ही जाऊं पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, एक घनाभ। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड इंग्लिश में, हिंदी में घनाभ। तो ये भी एक प्रिज्म है, लेकिन कैसा प्रिज्म है, ए प्रिज्म विद, इसका बेस कैसा था, इसके बेस की शेप कैसी है, वैसे ही इसके टॉप की शेप है, क्योंकि मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं। इसका टॉप कैसा है, रेक्टेंगल। ये मत बोलना सर ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये 3D में है, ये मत बोलना ये तो सर्कल लग ही नहीं रहा। इसको जब ऊपर से देखोगे तो सर्कल ही लगेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे बिल्कुल गोल है ये। इतना तो समझते होगे ना, मैंने 3D में चीजें दिखा रखी हैं। स्क्रीन तो बेचारी 2D है तो दिखेंगी तो ऐसी ही। अब 2D स्क्रीन के ऊपर 3D चीजें दिखाओगे तो ऐसे ही टेढ़ी तिरछी दिखेंगी, बट इतना तो आप समझते होंगे, है ना। ओके जी, तो सबसे पहले प्रिज्म बनते कैसे हैं भाई साहब। प्रिज्म बनते हैं जब हम एक बेस लेते हैं, चाहे कैसा भी बेस हो, और उसको बार बार रिपीट करते हैं तो एक प्रिज्म बन जाता है। तो ये क्या है, ए प्रिज्म विद सर्कुलर बेस, सर्कल को बार बार रिपीट किया तो प्रिज्म बन गया। ये एक प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, एक स्क्वायर को बार बार रिपीट किया, एनफ टाइम रिपीट किया तो क्यूब बन गया। ये क्या है, ए प्रिज्म विद ट्रायंगुलर बेस। ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा, देखो इस बेस को रिपीट किया तो ये प्रिज्म बना। सेम चीज रिपीट हुई है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, ऐसे चलते रहे तो इस टाइप की फिगर बन जाएगी, ए प्रिज्म विद ट्रायंगुलर बेस। समझ में आ गया बना कैसे। ये क्या है, ए प्रिज्म विद, इंग्लिश में भी प्रिज्म बोलते हैं, हिंदी में भी, ए प्रिज्म विद हेक्सागोनल बेस, षटकोण या षटभुज, समषटभुज बेस वाला प्रिज्म। तो इस हेक्सागन को हमने रिपीट किया कुछ देर तक, तो ऐसे वाला प्रिज्म बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं यही बोल रहा था, स्कूल में इस तरीके से नहीं बताया जाता, डायरेक्टली इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे ऐसे करके कर दिया जाता है। मैं आपके लिए काम आसान करूंगा, बस एक बार इन चीजों की फॉर्मेशन समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, नीचे मैंने एक वो रखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेपेजियम, समलंब, बस उसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक ट्रेपेजियम के ऊपर ट्रेपेजियम रखा, फिर ट्रेपेजियम रखा, फिर ट्रेपेजियम रखा, और ऐसी फिगर बन गई। एनफ टाइम मैंने ऐसे किया, ये फिगर बन गई। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए होंगे। ये मैंने इसलिए दिया है कि चाहे किसी भी शेप का प्रिज्म आ जाए एग्जाम में, हमें डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला दिन सबका एक है, एक एल शेप है। जैसे अगर ये आप देखोगे तो बॉटम में क्या है, इसके बेस पर एक ये शेप थी, इसको ट्रेपेजियम, इसको बार बार रिपीट किया हमने। इसके बेस में अगर आप ऊपर से देखोगे ऐसे, तो ऐसा दिखेगा, एक एल शेप है। तो एक ऐसे एल शेप है, एक पेज को एल शेप में काट लिया हमने, फिर उसी साइज की एल शेप एल शेप एल शेप रखते रहे तो ये बन गया। देखो डिट्टो सेम चीज हम रिपीट करते रहे और ये बन गया। मजा आ रहा है, इज द मजा कमिंग। एक बार मुस्कुरा दो भाई, मजा आ रहा है तो आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं भाई पिरामिड्स कैसे बनते हैं। तो पिरामिड बनते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अब मैं ये जो सर्कल है ये एक पेज जितना पतला नहीं ले सकता, क्योंकि पेज जितना पतला लूंगा तो एक कोन बनाने में पता नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा मैं सर्कल के ऊपर सर्कल। तो मैं इसको एक मोटाई का ले रहा हूं, मैं आपको बेसिक आइडिया कन्वे कर दूंगा। मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पर, इसके ऊपर सेम साइज का सर्कल है क्या, पहले मैंने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सर्कल लेना है, फिर थोड़ा सा छोटा लेना है,
फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, ऐसे करके फिर कौन बन जाएगा। तो मैं उसी आइडिया को कन्वे कर रहा हूं। देखो जरा, इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सर्कल लिया। एक्चुअल में कौन ऐसे नहीं होता, ऐसे सीढ़ियों की तरह, बट मैं बिल्कुल इसे थोड़ा सा छोटा लूंगा, फिर थोड़ा सा छोटा, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कौन बनने में, है ना। 1 घंटा यही निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, ऐसे अगर मैं इसके ऊपर सेम बेस को रिपीट कर रहा हूं, मैंने सर्कल के ऊपर सर्कल ही रखा है, बस उससे हल्का सा छोटा, ऐसे अगर मैं करता रहा तो क्या बन जाएगा, कौन बन गया। यहां पर हो सकता है ये थोड़ा सा भाई क्या बोलते हैं, ऐसे सीढ़ियां लग रही हैं, एक्चुअल कौन में ऐसे सीढ़ियां नहीं होती, क्योंकि नीचे जो सर्कल रखा है उससे बिल्कुल जस्ट छोटा सर्कल रखा है। यहां पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा रख दिया छोटा, थोड़ा ज्यादा छोटा, ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ पिरामिड्स कैसे बनते हैं भाई। पिरामिड बनते हैं जब हम उसके बेस को रिपीट करते हैं, सेम बेस को रिपीट करते हैं, सर्कल पर सर्कल ही रखते हैं, बट थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, ऊपर जाकर सर्कल इतना छोटा हो जाता है कि चोंच बन गई, ऊपर जाकर स्क्वायर इतना छोटा हो गया कि चोंच बन गई, ऐसे बिल्कुल 0 के बराबर, पिरामिड तैयार हो गया। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखोगे, ये मैं आपको एनिमेशन के सहारे दिखाऊंगा, देखना जरा कौन को, देखो कि सर्कल ही रिपीट हुआ है। आप देख, अच्छा कौन का एक और चीज रहता था, वाह, कौन बना के ही माना मैं बिल्कुल पतला। तो अब इसको देखो भाई, सर्कल ही रिपीट हुआ है, बिल्कुल छोटा हो गया ऊपर जाके, समझ में आ गई बात। एक बार फिर से दिखा दूं, सर्कल ही रिपीट हो रहा है, बस ऊपर जाके छोटा 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 सर्कल छोटा ऐसे हो रहा है। तो ये फिगर कैसे बनी है, एक स्क्वायर था, उससे ऊपर जस्ट छोटा स्क्वायर, फिर उससे ऊपर जस्ट छोटा स्क्वायर, जस्ट छोटा स्क्वायर, ऐसे करके पिरामिड बन गई। एक ट्रायंगल थी, उससे ऊपर छोटी सी ट्रायंगल और छोटी, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी छोटी, ऐसे करके ये फिगर बन गई। ये फिगर कैसे बनी है, एक हेक्सागन था, उसके ऊपर छोटा हेक्सागन और छोटा हेक्सागन, ऐसे ये बन गई। ठीक, यू गोट माई पॉइंट, समझ में आ गया आपको पिरामिड कैसे बनती है। सेम बेस को रिपीट करने से बनती है, बट उसका साइज छोटा होता जाता है। ऐसे ही ये पिरामिड बनी है, एक स्टार रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा स्टार, थोड़ा सा छोटा स्टार, थोड़ा सा छोटा स्टार, और हम चलते रहे। ठीक है जी, क्लियर है सर, समझ में आ गई बात। ओके, नेक्स्ट है जी अपने पास गोला। गोले को हम इन तरीकों से नहीं बना सकते। ठीक है, तो गोला जो है इसके हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। गोला के फॉर्मूलों के प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूं, बट उसके अंदर इंटीग्रेशन यूज हो रही है, हर तरह का प्रूफ मैंने देख लिया, इंटीग्रेशन के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, इज इट क्लियर। तो हम आगे बढ़े अब। ठीक है, ये मैंने बताया था और तरह की शेप से, इनको हम आगे देखेंगे। ओके जी, अभी इग्नोर करो इनको। नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे ये है राइट सर्कुलर कोन, ये है ओब्लिक सर्कुलर कोन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पर और ये इसकी चोटी है, अगर यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाओगे और नीचे वाले सर्कल का रेडियस मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे इसकी चोटी को मिलाओगे तो यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर 90 से बड़ा है, इस तरफ 90 से छोटा है, तो ये अपने सिलेबस के अंदर है नहीं। करने को हम इसको भी कर सकते हैं, वो अगर ये एंगल बताएगा तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और हम कर लेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, अपनी ईगो सेटिस्फाई या एसएससी के अंदर सिलेक्शन या गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, तो ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। यहाँ पर बस हुआ क्या है, सर्कल के ऊपर जो सर्कल रखा वो थोड़ा सा साइड में रख दिया, यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखा है, सेंटर से सेंटर मिलाकर ऐसे रखते गए। ठीक है, ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैथ्स इतना है, आपसे एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा पूरी जिंदगी में, इतना बड़ा है। सिर्फ मेंसुरेशन, सिर्फ प्लेन ज्योमेट्री, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हम अपने सिलेबस का पढ़ लें फिर, है ना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर पूरा मैथ ही पढ़ा, ऐसे कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर उन सर ने थोड़ा इरेलेवेंट तो पढ़ाया बट पूरा मैथ करा दिया पूरा। बेटा पूरा परसेंटेज भी नहीं होगा तुमसे पूरी जिंदगी में, क्योंकि तुमसे पहले हजारों मैथमेटिशियन इतना बड़ा करके चले गए परसेंटेज को। हाँ, एसएससी का हो जाएगा, सीडीएस का हो जाएगा, किसी भी एग्जाम का हो जाएगा ये। ठीक है,
तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये है भाई साहब ओब्लिक सिलेंडर, ये है ओब्लिक कोन। तो हमेशा आपके क्वेश्चन में राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, राइट सर्कुलर कोन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ना भी मिले तो वो राइट सर्कुलर और राइट सर्कुलर ही है। तो ये समझ गए, समझ में आ गई बात। ये अपने सिलेबस में है, हर तरह की आकृति अपने सिलेबस में राइट सर्कुलर ही है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भाई जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज फॉर प्रिज्म, प्रिज्म्स के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि प्रिज्म्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है, किस चीज को वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है कि अगर मैं यहां से पैदल चलना स्टार्ट करूं, तो जहां जहां पर अगर मैं इसकी बाउंड्री पर पैदल चलना स्टार्ट करूं, तो जो लेंथ में कवर कर रहा हूं उस लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि पेरीमीटर एक लेंथ है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है कि अगर मैं इस रेक्टेंगल के अंदर पोचा मारना स्टार्ट करूं, पोचा मारना ऐसे, तो जिस जिस जगह को मैं छूऊंगा, ऐसे पोचा मार रहा हूं मैं, तो वो इसका एरिया है। ये कितनी जगह है। अगर मैं फसल बोनी स्टार्ट करूं तो इसके एरिया के अंदर फसल बोऊंगा, लेकिन अगर मैं खेत के अंदर बाड़ लगाऊंगा, फेंसिंग करूंगा, तो इसके पेरीमीटर पर करूंगा। समझ में आ गई बात। एरिया क्या है, एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज है, ऐसे सिर्फ एक लंबाई नहीं है, एक एरिया है, एक रीजन है, एक 2 डायमेंशनल चीज है। ऐसे ही वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल चीज। एरिया को जब आप एक लाइन को टच करोगे तो लाइन को कैसे टच कर सकते हो, सिर्फ एक ऐसे उंगली से। जब एरिया को टच करोगे तो ऐसे एक हाथ से, ऐसे, ये एरिया है, ये एरिया है, ऐसे। जब एक वॉल्यूम को टच करोगे तो ऐसे। आपके रूम का वॉल्यूम क्या है, अपने रूम को देखो, जिस रूम में आप बैठे हो, आपके रूम का वॉल्यूम है वो जो हवा है उस रूम के अंदर है, ये आपके रूम का वॉल्यूम है। ठीक है, आपके पानी की टंकी का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है उसके अंदर कितना पानी आता है, जिस इलाके में पानी आया हुआ है, तो यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी बोल सकते हैं, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। तो वो जो स्पेस है ना टंकी के अंदर ऐसे खाली, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, उसको आयतन बोलते हैं। ठीक है, ये समझेंगे तभी। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, फिर भी मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये समझनी जरूरी है। एक बार आपको मेरी नजर से देखना जरूरी है चीजों को। वीडियो जरूर देखो, स्किप मत करो। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है, अगर मैं इस फिगर का, ये एक प्रिज्म है, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम हम एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये जो प्रिज्म है इसका वॉल्यूम बना कैसे, मुझे एक बात बताओ, बना कैसे। मैंने एक हेक्सागन लिया, अच्छा जी, एक हेक्सागन लिया, हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन के ऊपर हेक्सागन। अगर मैं ऐसा ही एक प्रिज्म बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक हेक्सागन लूंगा, उसके ऊपर हेक्सागन, उसके ऊपर हेक्सागन, यानी कि एक बेस लूंगा और उसको बार बार रिपीट करूंगा। कितनी बार रिपीट करूंगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि ये बेस कितनी बार रिपीट हुआ। सोचो, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि ये बेस जो है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। इसकी हाइट पर, इसकी हाइट पर, हाँ कि ना। अगर ये प्रिज्म थोड़ा सा और ऊंचा होता तो उसी बेस को और ऊंचा बनाना होता, अगर आपको प्रिज्म, तो उसी बेस को और ज्यादा बार रिपीट करते। थोड़ा सा छोटा बनाना होता तो इसको कम बार रिपीट करते। तो 2 चीजें हैं यहां पर, एक तो हमने बेस है उसको रिपीट किया है, और कितनी बार रिपीट किया है। अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा ही हेक्सागन बनाना है, बिल्कुल ठोस सीमेंट से भरा हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा एक काम करो, एक हेक्सागन बना लो सीमेंट का, जैसे भाई ढक्कन होता है ना, गटर का ढक्कन होता है, या कोई भी ढक्कन आप लगा लो, सीमेंट का इतना मोटा बनता है ऐसे। तो आपने सीमेंट का एक ढक्कन बनाया, उसके ऊपर एक और ढक्कन रखा, एक और ढक्कन रखा, एक और ढक्कन रखा, ऐसा ही हेक्सागन। तो एक दिन ये तैयार हो जाएगा। तो कितनी सीमेंट यूज हुई, ये है वॉल्यूम। किस पर डिपेंड करता है कितनी सीमेंट यूज हुई,
एक तो जो बेस था वो कितना बड़ा था, हो सकता है मैं आपको यहीं पर इतना बड़ा ढक्कन, इतना बड़ा बेस वाला प्रिज्म बनाने को बोल दूं। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि वो ढक्कन कितना बड़ा था और कितनी बार एक चीज के ऊपर एक चीज आपने रखी है। जितनी ज्यादा बार रखोगे उतना ही ज्यादा बड़ा प्रिज्म बनता जाएगा। एक तो जो उसका बेस था उसका एरिया कितना था और कितनी बार वैसी चीज आपने रिपीट करी है। अगर इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और ऐसे ऐसे आपने 10 बार रखे हैं तो टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने सीमेंट रखी, उसके ऊपर उतना ही बड़ा ढक्कन, उतना ही बड़ा ढक्कन, ऐसे ऐसे रखते गए 10 बार। ठीक है, अगर ये समझ में भी ना आए तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो भैया इसका वॉल्यूम डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया ऑफ द बेस क्या है इनटू में हाइट, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है और उसको रिपीट कितनी बार किया गया। एरिया कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द बेस वो हमने ले लिया, कितनी बार रिपीट किया गया उसको रिप्रेजेंट करती है हाइट। तो दुनिया के हर प्रिज्म का वॉल्यूम है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये वॉल्यूम इस बेस को कितनी बार रिपीट किया, जिस रास्ते से ये फिगर जा रही थी वो इस शेप का वॉल्यूम है, जो सारा रास्ता इसने कवर किया वो इसका वॉल्यूम है। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट एक चीज होती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कैसे लिखेंगे, पार्श्व, आधे के ऊपर तो आता नहीं, चलो भाई पार्श्व पृष्ठीय मेरे को क्या, मैं अक्षय लिखना भूल गया, ऐसे ही लिखते हैं अक्षय, क्षेत्रफल। ये क्या होता है, लेटरल होता है साइड का, पार्श्व यानी कि साइड का, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके चारों तरफ जो शेप है उसका एरिया। तो उसका एरिया क्या होता है, जैसे ये आपका जो रूम है, आपके रूम का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया है आपके रूम की जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया। छत को छोड़ दो, फर्श को छोड़ दो, जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया। तो ये वैसे बनता कैसे है, चारों दीवारों का एरिया, ये एग्जैक्टली ये, मैंने छत भी छोड़ दी, मैंने फर्श भी छोड़ दिया। जैसे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बना है इसके बेस को रिपीट करके, बेस को रिपीट करते रहे एच हाइट तक, तो वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम आ गया एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये कैसे बना है, किस चीज को रिपीट करने से, सोचो, मैं चाहता हूं आप सोचो। अगर मैं ये बोलूं आपका जो रूम है मैं उसका पेरीमीटर उठा के ले आया, ये पेरीमीटर है, आपका रूम रेक्टेंगुलर रूम होगा, उसका जो पेरीमीटर है, उसके फर्श का जो पेरीमीटर है, मैंने क्या किया, मैंने वो बना लिया, मैं वो लेकर आ गया ऐसे, सपोज मैंने तार से बना लिया, तार से मैंने रख दिया, उसके ऊपर मैं फिर मैंने वही पेरीमीटर रख दिया, उसके ऊपर फिर मैंने वही पेरीमीटर रख दिया, उसके ऊपर मैंने फिर वही पेरीमीटर रख दिया, ऐसे एग्जैक्टली उसी साइज का, और मैं रखता रहा। तो क्या होगा, एक दिन आपके पूरे रूम का जो चारों दीवारों का एरिया है वो कवर हो जाएगा। मैंने तार से एक पतला सा तार लेकर आया था उसके पेरीमीटर का, उसके ऊपर एग्जैक्टली वही रखा, फिर वही रखा, फिर वही रखा, एक दिन आपकी सारी दीवारें कवर हो जाएंगी छत तक। तो जो चारों तरफ का एरिया है वो कैसे बनता है, पेरीमीटर को रिपीट करने से। पेरीमीटर को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, किस पर डिपेंड करता है, ये हाइट पर डिपेंड करता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। और ये हर पिरामिड के ऊपर लागू हो रहा है, जितने भी पिरामिड है, सॉरी जितने भी प्रिज्म है, हर प्रिज्म के ऊपर लागू हो रहा है। ओके जी। एक और चीज होती है, वो होती है टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेस का एरिया।
क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ साइड वाला सरफेस कवर हुआ था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें हम क्या करेंगे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसका लेटरल सरफेस एरिया लिया तो उसके बाद कौन कौन सा एरिया बच गया? अगर मैंने आपके रूम की चारों दीवारों का एरिया निकाल दिया तो उसके बाद कौन कौन सा एरिया बच गया? एक तो ऊपर का बच गया छत का, और एक फर्श का। तो एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द बॉटम जो कि सेम ही होते हैं। भाई प्रिज्म का बेस अगर हेक्सागन है तो टॉप भी हेक्सागन होगा। अगर प्रिज्म का बेस स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होगा। प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल है तो टॉप भी रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। बस, इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं रखेंगे। यही है कि लेटरल सरफेस एरिया के अंदर जो टॉप का एरिया है और जो बॉटम का एरिया है वो हम जोड़ देंगे, खत्म बात। ये हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूले सभी प्रिज्म्स के। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दूं। वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर का जो स्पेस है वो कितना है। तो इसका जो बेस है वो h हाइट तक जा रहा है, वो इसके अंदर की कैपेसिटी है। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया। अगर मैं इसके पेरीमीटर को बार बार रिपीट करूं तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का एरिया जमा में फर्श का एरिया जमा में छत का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, खत्म। आगे बढ़ जाऊं अब मैं, याद कर लो एक बार इनको, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हर एक फिगर का अलग अलग से भी निकालेंगे। अब हम आ जाते हैं भाई प्रिज्म्स के जनरलाइज फॉर्मूला के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या होएगा? आयतन। इसका आयतन होएगा भाई साहब 1/3 इंटू, वहां पर मैंने आपको फील करवाया था कैसे होगा, यहां पर भी मैं प्रूव कर सकता हूं बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपको याद ही करना चाहिए। ध्यान से देखो अब। ठीक है, किसी भी पिरामिड के अंदर, जैसे यहाँ पर ये एक पिरामिड है, इसको हम कौन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, बट ये एक पिरामिड है जिसका बेस जो है सर्कुलर है। तो इसके सर्कल का ये रेडियस है और ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई। ये इसकी हाइट है। हाइट क्या होती है? किसी भी बंदे की हाइट, किसी भी बंदे की हाइट होती है कि वो कितना ऊंचा है, ऐसे सीधा परपेंडिकुलरली कितना ऊंचा है, यही उसकी हाइट है। टेढ़ी नहीं नापते। हाँ, बट इसके ऐसे साइड में भी एक सतह होती है, उसकी लंबाई को हम बोलते हैं स्लांट हाइट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बेस को रिपीट किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली सेम बेस को रिपीट नहीं किया गया। उसके बाद वो ऐसे छोटा होता रहा, एग्जैक्टली सेम को रिपीट नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर सेम को रिपीट किया जाता तो होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेकिन वो ऐसे छोटा होता गया। तो जब हम प्रूव करते हैं उसको, तो ये मैं फर्स्ट में बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हाइट कौन सी वाली? ये हाइट, स्लांट हाइट नहीं, हाइट ऊंचाई। ठीक है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी वालों के लिए। ठीक है, एक और बात बताऊं, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो इसकी फिगर की आउटर बाउंड्री की लंबाई को हम बोलते हैं पेरीमीटर, लेकिन यहीं पर मेरे पास अगर सर्कल हो गया तो इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, परिधि। यहाँ पर परिमाप, यहाँ परिधि, यहाँ पेरीमीटर, यहाँ पर सरकमफ्रेंस। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसी शेप है, ऐसी पिरामिड है, ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगल वगैरह, सर्कल के अलावा कुछ भी, तो बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन उसका बेस सर्कल है तो हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड क्योंकि कर्व है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं, बात तो एक ही है, पेरीमीटर की ही बात हो रही है। बस इसके पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके जी। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है हमेशा किसी भी पिरामिड का हाफ इंटू, पिछले वाले में क्या था बताना जरा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया में मैंने 1/3 कर दिया क्योंकि एरिया 3 डायमेंशनल है, याद करने के लिए बता रहा हूं। पेरीमीटर 2 डायमेंशनल,
वैसे पेरीमीटर नहीं है 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 1/3, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया 2 डायमेंशनल है, हाफ, जस्ट याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ओके जी, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, वहां पर पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट था, यहां पर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट है। ध्यान रखिएगा, स्लांट हाइट है, हाइट नहीं है भाई, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ये आपको रटने पड़ेंगे, एक लेवल पर मैंने समझा दिए बट रटने पड़ेंगे, प्रूव भी कर सकते हैं फिर भी रटने ही पड़ेंगे हमें, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें। ओके जी, देन इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मेरे पास एक पिरामिड है तो लेटरल सरफेस एरिया है ये वाला, ये इसके चारों तरफ का, जैसे कमरे की चारों दीवारों का था। नीचे वाले सर्कल को मैंने काउंट नहीं किया, इसका लेटरल सरफेस एरिया है इसके चारों तरफ का, बस नीचे वाले को मैंने काउंट नहीं किया। इसका लेटरल सरफेस एरिया है इसके चारों तरफ का, जैसे कमरे की दीवारों का था, बस नीचे फर्श काउंट नहीं हो रहा था हमारे कमरे में, छत भी काउंट नहीं हो रही थी, इसमें छत है ही नहीं, इसके फर्श को छोड़कर सब कुछ काउंट हो गया लेटरल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो भैया टोटल यानी कि जितना भी सरफेस है उस सारे का एरिया, तो इसके फर्श को भी काउंट कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। इसका सर्कुलर बेस है तो इस सर्कल का एरिया, स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया, हेक्सागनल बेस है तो हेक्सागन का एरिया। समझ में आ गई बात, क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़ जाएं। ये इनके जनरलाइज्ड फॉर्मूले हैं, एक बार इनके ऊपर नजर मार लो। सारे प्रिज्म के ऊपर ये लगाएंगे, सारे पिरामिड के ऊपर ये लगाएंगे। ओके, चलिए अब एक एक करके हम करने लग जाते हैं भाई। तो अपने सामने अभी है भैया क्यूबॉइड, एक घनाभ। घनाभ कैसी पिक्चर होती है मैं आपको बताता हूं। एक रेक्टेंगुलर बेस, ये है एक प्रिज्म विद रेक्टेंगुलर बेस, इसके बेस में एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को मैं बार बार रिपीट करता रहा तो तब जो प्रिज्म बनेगा उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, बताना जरा। तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया है, तो इसका बेस एक रेक्टेंगल है तो उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी, जी हाँ, तो ये उस रेक्टेंगल की लंबाई हो गई, ये उस रेक्टेंगल की चौड़ाई हो गई, और ये उस रेक्टेंगल की हाइट हो गई है। उस पूरे रेक्टेंगल की हाइट तो क्या होगी, बेस की तो लंबाई और चौड़ाई होगी, इस पूरे प्रिज्म की हाइट होगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बताना क्या होगा, रटा हुआ फॉर्मूला नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। वहां पर मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है एरिया ऑफ द बेस, और इनटू में हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। तो क्या सर हम हर बार ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, निकालेंगे नहीं, हम इसको याद रखेंगे, हमें याद हो जाएगा अपने आप ये, बट पता होना चाहिए वहीं से डिराइव हुआ है, क्योंकि वो कई बार मिसलेनियस शेप के प्रिज्म के क्वेश्चन देता है अपने एग्जाम में, तो अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। वॉल्यूम समझ में आ गया, इसका आयतन एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके सर, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया। तो मैंने क्या बताया था, कैसे बनता है चारों दीवारों का एरिया, सर जो पेरीमीटर है उसको रिपीट करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये तो एक रेक्टेंगल है, इसका बेस तो रेक्टेंगल है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होएगा पेरीमीटर ऑफ द बेस, इंटू में हाइट, इसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो हमें डायरेक्टली ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि लेटरल सरफेस एरिया होता है घनाभ का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू ना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, हमें वो याद होना चाहिए बस। ठीक है, ओके जी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम का एरिया। ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, प्लस इसका बॉटम कैसा है,
इसका बॉटम सर एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो उसका एरिया होगा L इंटू बी, और इसका टॉप भी वही आयत होगा, उसका एरिया भी L इंटू बी, तो 2 बार L इंटू बी। अगर आप यहां पर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। ये हम डायरेक्टली ही याद कर लेंगे, डायरेक्टली, हम बार बार ऐसे ड्राइव नहीं करेंगे। एक पैटर्न बन गया ना, L इंटू बी इंटू एच इंटू एल, बस खत्म, गुणा में 2। बाहर वाले 2 को याद रखना, बच्चे इसको भूल जाते हैं। एक और तरीके से इसको देख सकते हैं, कैसे, देखो जरा, इसका ये जो बेस है, ये वाली जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है? मुझे एक बात बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितने फेसिस से मिला है? कितने ऐसे वो हैं, ऐसे सरफेस हैं? लूडो खेलते हो, लूडो में कितने नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम? 6। तो लूडो भी एक क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब होता है, बट एक क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड बराबर हो उसी को क्यूब बोलते हैं। तो 6, तो इसके भी 6 फेस हैं। तो इसका ये वाला जो फेस है, ये वाला, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो इसका एरिया L इंटू बी। और ये भी इसी के तो जस्ट सामने है, इसका एरिया भी L इंटू बी है। तो L इंटू बी एरिया के 2 फेस हैं। ऐसे ही B इंटू एच के ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है जिसका एरिया है B इंटू एच। इसके जस्ट सामने ये वाला, इसका एरिया भी है B इंटू एच। तो B इंटू एच वाले भी 2 फेस हैं एरिया वाले। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हम देखेंगे तो इन सब से मिलकर बना है। नेक्स्ट, दूसरा, अब H इंटू एल वाला रह गया, तो वो फेस देखो जिसकी H तो एक साइड हो और L ये वाला, ये तो हाइट है और ये लंबाई है, तो ये H इंटू एल हो गया। ऐसे ही जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, ये H इंटू एल हो गया। तो एक क्यूबॉइड के अंदर 3 तरह के एरिया के फेस होते हैं। एक L इंटू बी एरिया वाले 2 फेस होते हैं आमने सामने, B इंटू एच वाले 2 होते हैं आमने सामने, H इंटू एल वाले 2 होते हैं आमने सामने। L इंटू बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, इन सब में से 2 मैंने कॉमन ले लिया, वो है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़े भाई। ओके, देन नेक्स्ट, इसका डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या होता है बताता हूं, देखो ये होता है इसका डायगोनल, इसके इस कोने से लेकर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट कोने तक ये जो लंबाई है, या फिर इसके इस कोने से लेकर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट इस कोने तक की लंबाई है, या फिर इसके इस कोने से लेकर एग्जैक्टली इस कोने तक की जो लंबाई है वो। ठीक, तो जो सबसे बेटर दिख सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, टेंशन मत लो। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, लंबी से लंबी, अगर मैं इसके अंदर कोई मेटल की रोड रखना चाहूँ, लकड़ी की कोई लकड़ी रखना चाहूँ, तो लंबी से लंबी इस रूम के अंदर यहीं पर आएगी। आप अपने रूम के अंदर देखो, एक कोना देखो अपने रूम का, उससे जस्ट ऑपोजिट एक कोना देखो फर्श पर, फर्श के ऊपर उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट फर्श पर ही कोना देखो, देख लिया। फिर वही उस कोने के जस्ट ऊपर छत वाला कोना देखो, वो वाला कोना और फर्श वाला कोना, एक कोना देखोगे फर्श पर और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एक देखोगे छत पर, वो डायगोनल होएगा, विकर्ण होएगा। तो इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई होएगी भाई साहब, चलो प्रूव करके ही निकाल लेते हैं। अच्छा, लिख के बताना पड़ेगा, चलो भाई। तो देखो, ये जो बेस है, ये जो बेस है जो फर्श पर है L इंटू बी, जिसकी L लंबाई है, जो इसका बेस है रेक्टेंगुलर बेस, ये उसके ऊपर एक डायगोनल होगा ये, बिकॉज यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एक ऐसी ट्रायंगल है जो कि फर्श पर है, आपके फर्श पर है ये, ठीक है। तो इस साइड की लंबाई क्या होगी इसकी? तो यार ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने है, तो ये अगर L है, ये अगर B है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी लंबाई हो जाएगी √L² + B²।
हाँ जी सर। और मुझे तो इसकी लंबाई निकालनी है। ओके, ये भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये रेक्टेंगल हवा में खड़ी है, आपके रूम में हवा में खड़ी है। ये वाली रेक्टेंगल नहीं सॉरी, ये वाली ट्रायंगल हवा में, ये 90 डिग्री का होगा। ये डायगोनल फर्श पर बना हुआ है और ये डायगोनल है आपके एक कोने का, हाइट की तरफ ऐसे एक कोना है आपके रूम में। तो ये है हाइट, इस रूम की हाइट, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। तो फिर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी, बिकॉज ये राइट एंगल के सामने है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो इसका जो डायगोनल है उसकी लंबाई हो जाएगी भाई साहब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। एनएफ ये आपके दिमाग में चला गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं इसी फिगर को ओपन अप करके आपको दिखाता हूं। ये लो एक बार देखो, चाहे क्यूबॉइड ले लो या क्यूब ले लो, वो एक ही जैसी है। तो वो है कैसे, मैं उसका नेट खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिगर की। क्यूब और क्यूबॉइड एक ही बात है। अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है और मैं उसको खोल दूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये उसके 6 फेसिस हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट फिगर है भाई घन। तो ये क्या है? एक क्यूब क्या होता है? ए क्यूब इज ए क्यूबॉइड विथ इक्वल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो, यानी कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। सिंपल, और कुछ नहीं है। मान लो इसकी ये वाली एज, जैसे एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है? ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। एक वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ऐसे ही एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर है। ये भी ए है लंबाई, इसका बेस एक स्क्वायर है और इसकी हाइट भी उस स्क्वायर की जो साइड है उतनी ही है। तो इसके ऊपर सारे वही फॉर्मूले लगेंगे जो अपने यहां पर लगे थे क्यूबॉइड के अंदर, बस हर जगह ए आएगा। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा ए इंटू ए और हाइट भी है ए, यानी कि ए क्यूब। इसका वॉल्यूम हो जाएगा जी ए क्यूब। ओके सर, इसका लेटरल सरफेस एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। लेकिन इसको एक और नजर से देखते हैं, वैसे तो निकाल ही सकते हैं। आप इस रूम के अंदर बैठे हो, आप इमेजिन करो आप इस रूम के अंदर बैठे हो, इसके अंदर आपके एक जो दीवार है, इस दीवार का एरिया क्या होगा? बिकॉज ये जो क्यूब है ये बना हुआ है 6 स्क्वायर से, 6 स्क्वायर। इसका फर्श भी स्क्वायर जैसा है, इसकी ये वाली दीवार भी स्क्वायर जैसी, ये वाली दीवार भी स्क्वायर जैसी, सामने वाली दीवार भी, पीछे वाली दीवार भी, छत भी स्क्वायर जैसी। तो अगर चारों दीवारों का एरिया निकालूंगा तो ये वाली दीवार, इसका एरिया कितना है? ए इंटू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर है। सामने वाली दीवार भी स्क्वायर, ये वाली दीवार भी ए स्क्वायर, ये वाली दीवार भी ए स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का एरिया चाहिए, उसमें से एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर। तो चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। मुझे वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। भैया जो बार बार ये अटक जा रहा है ना, मुझे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 6 स्क्वायर से बना है। अच्छा, इसने 4 स्क्वायर का एरिया पूछा तो 4a स्क्वायर, 6 स्क्वायर का एरिया पूछेगा तो 6a स्क्वायर। 6 के 6 जो फेसिस हैं, अरे फिर अटक गया, हद है। चलो, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। आप रखने को इस इनके अंदर हर जगह ए रख के भी वो फॉर्मूला अचीव कर सकते थे, बट वो ऐसे अचीव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका डायगोनल क्या होएगा? अब रख के देख लो, यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, वहां पर ये रख दो 3a स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि रूट 3a, यानी कि रूट 3a। समझ गए बात? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? चलो, ओके।
नेक्स्ट हम आते हैं भाई सिलेंडर पर। एक ऐसी शेप जो एक सर्कल को बार बार रिपीट करके बनाई जाती है। ये भी एक प्रिज्म है, हम सारे प्रिज्म ही कर रहे हैं, तो इसका भी एरिया वगैरह ऐसे ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसका नेट खोलकर दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखो, अगर मैं एक सिलेंडर को खोलूंगा, ऐसे काट कर खोल दूंगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे। आपको एक फिगर के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, इसको मैं हर पॉसिबल वे से आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप एक सिलेंडर को काट कर ऐसे खोल दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा वो। अरे भाई रुक जा प्लीज। हद मचा दी इसने। अब भी रुकेगा। ठीक है, देखो तो ऊपर एक सर्कल है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। मैंने सिलेंडर को काट कर निकाला है, तो ये सिलेंडर की क्या है, ये सिलेंडर की हाइट है। और ये क्या है, ये जो लंबाई है ये इसके चारों तरफ लिपटी हुई थी, इसके चारों तरफ। तो ये लंबाई कितनी होगी, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगा। अगर ये रेडियस आर है तो ये 2 पाई आर है। जस्ट फिगर को समझा रहा हूं, आगे आगे और ज्यादा समझने लग जाओगे आप। ठीक, ये रटके रखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये मैं रटके रखूं ना। जस्ट समझ लो एक बार, अभी दिमाग लगा लो, अभी समझ में आ गया, दैट इज एनफ। ठीक है, चलिए जी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया है, किसी भी प्रिज्म का एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये जो प्रिज्म है इसका बेस है सर्कुलर और उस सर्कल का रेडियस है आर, और इसकी नेट जो हाइट है वो है जी एच। ये इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर है, ओके जी। तो वॉल्यूम है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम ये रट के रखेंगे, ऑफ कोर्स हम ये रट के रखेंगे, याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। बट कई बार क्या होता है, बहुत दिनों के बाद मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन कर रहे हो, उतना फ्रेश याद ना हो तो 1 सेकंड लगता है, एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे 1 सेकंड लगता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया, तो वो मैंने कैसे निकालना बताया है। जो मैंने लेटरल सरफेस एरिया बताया था वही इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो इसका जो बेस है वो एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर होएगा 2 पाई आर यानी कि सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में एच यानी कि 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। ठीक है सर, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो टॉप भी एक सर्कल है, बॉटम भी एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहां पर 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। रट के रखना, ये रट के रखना आसान भी है। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर 2 पाई आर एच है तो ये है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। रट के रखना यार, ये बार बार नहीं निकालेंगे, और मेरी गारंटी मैं याद करवा दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और बात, अगर कल को एग्जामिनर ये भी बोल दे कि यार मेरे को लंबी से लंबी एक रोड रखनी है इस सिलेंडर के अंदर, तो मैं कौन सी कैसे रखूँ। तो लंबी से लंबी अगर आप रोड रखोगे, ऐसे रखोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो कैसे बताओगे इसकी लंबाई, तो इसको ऐसे मिला देना। अगर ये आर है, ये डायमीटर बन गया ना नीचे वाले का, तो ये लंबाई हो गई 2r। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हो गई इसकी हाइट। तो लंबी से लंबी रोड के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे।
क्या ये हमें रट के रखने की जरूरत है? ये होएगा √4r² + h²। नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए कि लंबी से लंबी रोड को ऐसे रखेंगे, और इतनी तो आप में कॉमन सेंस है कि हाँ ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, अगर वो पूछे तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ओके, अब हम आ गए हैं भाई। तो अब हम बहुत सारे प्रिज्म कर सकते हैं। सर वो वाला प्रिज्म क्यों नहीं करा है जिसका बेस हेक्सागोनल है? सेम ही होएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हेक्सागन का एरिया किया है हमने मेंसुरेशन 2D में, किया है, इनटू में हाइट। हेक्सागन का पेरीमीटर किया है, हाँ जी सर किया है, इनटू में हाइट। उनके हम क्वेश्चन करेंगे बट सेम ही है। ठीक है, अब हम पिरामिड करते हैं भाई कुछ। तो सबसे पहले अपने सामने भाई कौन, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एक बार ये मैं खोल के भी आपको दिखा दूं, जस्ट वैसे ही। बाद में मैं दोबारा आपको खोल के दिखाऊंगा ये चीज़ें जहाँ पर जरूरत होगी। कौन बनता कैसे है, देखो मैंने काट के ऐसे खोल दिया, ऐसे बनता है कौन। पता है कैसे बनता है? मैं आपको बताता हूँ। कौन के अंदर एक तो होता है सर्कल और दूसरा होता है एक सेक्टर। एक बहुत बड़े से सर्कल का एक हिस्सा है, ये एक सेक्टर है। आपने देखा होगा सेंटर का पूरा एंगल नहीं ले रखा, कुछ एंगल ले रखा है। ये एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का ये जो सरकमफ्रेंस है यहाँ पर, और इस नीचे वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो एक ही है, क्योंकि ये जो लंबाई थी ये यहीं पर लिपटी हुई थी इसी सर्कल के चारों तरफ। ठीक, जस्ट मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं कि बनता कैसे है कौन, अगर इसको हम काट कर खोल लें तो। ठीक, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। दिख गया कैसे बनता है? ओके जी, तो ये हमारे सामने एक कौन है भाई। इसके बेस का रेडियस है जी r, और इसकी हाइट है ये h, और ये इसकी स्लांट हाइट है l। तिर्यक ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? वॉल्यूम मैंने क्या बताया है, पिरामिड का बोल रहा हूँ, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो 1/3, इसका बेस कैसा है सर? बेस तो सर्कुलर है, तो उसका एरिया होता है πr², और इंटू में हाइट, तो 1/3 πr² h। सिंपल। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा? वो मैंने क्या बताया है? वो मैंने बताया है, ध्यान से सुनिएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। इसका बेस कैसा है सर? इसका बेस तो सर्कुलर है, तो सर्कल का पेरीमीटर यानी कि उसका सरकमफ्रेंस वो क्या होएगा सर? वो होएगा 2πr, और इंटू में मैंने क्या बताया? इंटू में मैंने बताया था स्लांट हाइट। हाइट नहीं बताई थी, स्लांट हाइट बताई थी, ध्यान रहे। कई बार बंदे कौन में तो गलती नहीं करते, क्योंकि इसका तो हम रट लेंगे, बाकी जगह गलती करते हैं। ठीक है, इसका तो हम कैसे रटेंगे? अब देखो 2 से तो 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे भाई πrl। ये तो हम रट लेंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, ये हम रटेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द बेस। इसमें टॉप तो है नहीं, सिर्फ बेस, तो बेस पे है एक सर्कल जिसका एरिया πr²। तो इनमें क्या क्या कॉमन आएगा? पाई और r कॉमन आएगा, यहां पर बचेगा l और यहां पर बचेगा r, यानी कि πr इंटू r प्लस l। ठीक है, अब मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूं। जैसे जो अपना कहाँ है सिलेंडर, सिलेंडर का सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? ये दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πr इंटू h, तो ये क्या था? 2πr इंटू r प्लस h। 2πr h था ये था 2πr इंटू r प्लस h। ऐसे ही कौन में है मामला। कौन का बस कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? πrl, तो टोटल सरफेस एरिया πr इंटू r प्लस l। वहां 2πr h, 2πr इंटू r प्लस h, πrl, πr इंटू r प्लस l। ठीक है, सेम सी बात है। ओके जी, तो कौन का क्लियर हो गया। यहां पर एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस ये सारे मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि l², इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है l, इज इक्वल टू r² प्लस h²।
तो वो हमेशा क्या करेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम वो यही करता है। अगर आपको क्वेश्चन में आर की जरूरत है ना तो एच और एल दे देगा, एच की जरूरत है तो एल और आर दे देगा, ऐसे इन तीन में से दो दे देगा, तीसरी आप निकाल लोगे, फिर सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट हम करते हैं जी टेट्राहेड्रॉन। अब सर ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, हेड्रोन का मतलब होता है फेस। चतुष का मतलब क्या होता है? चार। और फलक, फलक का क्या मतलब होता है? फेस। तो इसके चार फेस हैं। सर चार फेस कैसे हैं? देखो, इसका बेस है ट्रेंगुलर, तो एक तो ये फेस हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फेस किसको बोलते हैं। फेस बोलते हैं, लूडो खेल लिए, लूडो में जहां पर एक आता है, दो आता है, तीन आता है, वो फेस है, फेस फलक है। एक सरफेस है, फिर दूसरा सरफेस है, तीसरा सरफेस है, चौथा सरफेस है, पांचवा है, छह है। आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी एक दीवार है, वो फेस है, फलक। दूसरी उसके सामने वाली दीवार, वो भी एक फेस है। इन दोनों फेस का एरिया बराबर है। छत भी एक फेस है, फर्श भी एक फेस है, उन दोनों फेस का एरिया बराबर है। आपके सामने वाली दीवार और आपके पीछे वाली दीवार भी फेस है। समझ गए ना फेस क्या है? इसके अंदर चार फेस है। कैसे? देखो, एक तो नीचे वाला फेस हो गया, आप बोलोगे जी हाँ सर। एक ये वाला फेस हो गया जो इस लाइन के ऊपर है, जो इस लाइन के ऊपर भी एक है ना ट्रायंगल, ये वाली। ओके, इस लाइन के ऊपर भी है ना ट्रायंगल, हाँ जी सर, एक ये वाली हो गई। और एक सबसे पीछे जो हमें दिख नहीं रही, ये इस लाइन के ऊपर भी है ना एक हवा में ट्रायंगल। तो बिकॉज तीन साइडों के ऊपर बना हुआ है, एक यहां पर फेस है, एक यहां पर फेस है, एक यहां पर फेस है और एक नीचे है। तीन तो चारों तरफ फेस है, एक नीचे है, चार फेस है इसके, इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, चतुष्फलक बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता भी देता हूं ये दिखता कैसा है। एक बार इसके नेट को खोल के मैं आपको बता देता हूं ये दिखता कैसा है। ये लो, पहले वही देखते हैं। ये है एक टेट्राहेड्रॉन, इसको मैं खोल रहा हूं। अब आपको पता लगेगा कि तीन फेस तो खुल रहे हैं, चौथा फेस नीचे पड़ा है धरती पर। इसको थोड़ा टिल्ट करके और देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये बेस है, ये साइड वाले फेस हैं, ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, एक चौथा फेस। अगर आपको कभी जिंदगी में टेट्राहेड्रॉन बनाना भी हो तो सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल बनाओ एक पेपर के ऊपर, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट बनाओ, हाँ जी सर, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, वैसा ही बन गया। फिर इनको ऐसे फोल्ड कर दो, बन गया टेट्राहेड्रॉन। किसी भी ट्रायंगल से ऐसे बना लो। ठीक है भाई, क्लियर है कि ये चीज क्या है, क्यों इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं? टेट्रा पैकिंग में दूध आता है, वो 4 लेयर से पैकिंग की होती है। ठीक है जी, डन। ये है अपना टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो ये भी एक प्रिज्म है, प्रिज्म ही है, इसका बेस ट्रायंगुलर है और वही ऊपर से चोंच है, प्रिज्म है। तो सारे प्रिज्म वाले फॉर्मूले इसके ऊपर लागू होंगे, तो वो देखें फिर। चलो देखो, अलग से रटने की जरूरत नहीं है हमें। कोन का हमें रट के रखना है, सिलेंडर का हमें रट के रखना है, क्योंकि उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई क्यूबॉइड का रट के रखना है, क्यूब का रट के रखना है। उसके अलावा हमें रट के रखने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो मैक्सिमम इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, अदरवाइज आने को कैसा भी आ सकता है। ठीक, मैं बताता हूं। तो पहले हम बेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, फिर अगर कुछ और आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। देखो, तो मान लो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ जी सर, और ये जो इसकी चोटी है ना, ये हमेशा नीचे वाली ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर होती है, हमेशा। ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज ऑलवेज सेंट्रोइड। हमारे सिलेबस के अंदर राइट एंगुलर प्रिज्म्स हैं, राइट एंगुलर पिरामिड्स हैं, उनके अंदर ये पॉइंट, जिसके एग्जैक्टली ऊपर ये पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट है डी, ये सेंट्रोइड के एग्जैक्टली ऊपर होता है। तो अगर नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल ना भी आए, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो कोई नहीं, उसके सेंट्रोइड के एग्जैक्टली ऊपर है। ओके जी, देखते हैं। तो मैंने बोला ए सी जो है वो भी ए है, बी सी जो है उसकी लंबाई भी ए है, और ए बी की लंबाई भी ए है। ओके सर, तो अब ध्यान से सुनिएगा,
ये जो है ना ए डी, ये इसकी स्लांट हाइट नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जैक्टली स्लांट हाइट क्या होती है पता है? साइड में जो ट्रायंगुलर फेस है ना, उस ट्रायंगल की हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा, ट्रायंगल डी बी सी, इसकी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। ये जो साइड में ट्रायंगुलर फेस है ना ए सी डी, इसकी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। ओके सर। तो सर ये एडी क्या है? एडी है एज, ये है एज, इसको एज बोलते हैं, स्लांट एज भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कोर, तिर्यक कोर, तिरछी कोर भी बोल सकते हैं। इसको तिरछी ऊंचाई बोलेंगे। ओके सर। अब नीचे जो ट्रायंगल लेटी हुई है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल लेटी हुई है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बताई है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे ये जो ट्रायंगल लेटी हुई है, ये जो पॉइंट है ई, ये ई क्या है? ये मिड पॉइंट है बीसी का। यहां से मैंने हाइट निकाली तो मिड पॉइंट है बीसी का। तो अगर मैं यहां से ऐसे मिलाऊंगा ऐसे, तो ये जो है ए ई, ये क्या है? ये मीडियन है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी मीडियन भी यही है? उसकी एंगल बाइसेक्टर भी यही है, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है। ये यहां पर भी परपेंडिकुलर बनाएगी, यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर भी होगी बीसी के। ठीक है मेरे भाई? ओके जी। इसको ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपके लिए ये सिंप्लीफाई करूंगा, तो आप बस मुझे सुनते रहो, मधुर वाणी को सुनते रहो बस आप। इसके सेंट्रोइड के एग्जैक्टली ऊपर होता है ये अपना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, अपना शीर्ष, या फिर एपेक्स, एपेक्स बोल देते हैं, एपेक्स, इसका शीर्ष, इसका अपने पिरामिड का। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है जी जी। ठीक है। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, आपको सिर्फ उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है? एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल एजीडी, एजीडी बनी है कि नहीं बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ जी सर, बनी तो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए जी डी। तो ये जो जी, ये डी जी है, ये है इसकी हाइट। ठीक है। और ये जो ए जी है, ये क्या होगा? ये ए जी मुझे बताओ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंट्रोइड है, तो ये ए जी क्या होगा? ये ए जी हो जाएगा, अलग से मैं लिख दूं, ये हाइट तो मैंने लिख दी, यहां पर यहीं पर लिख देता हूं कि ए जी जो है वो होएगा अपना सर्कम रेडियस। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है, तो इससे ऊपर वाला ये सर्कम रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है, ये इन रेडियस। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाऊंगा, ये उसका रेडियस है, बाहर सर्कल बनाऊंगा तो ये उसका रेडियस है। तो ये अलग से हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर उसने साइड दे दी तो। और जो जी ई है वो क्या है? वो है इन रेडियस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ए जी इज इक्वल टू, जो सर्कम रेडियस है वो कैसे आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बटे में √3। जो इन रेडियस है वो कैसे आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बटे में 2√3। सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नहीं हो रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। पहली राइट एंगल ट्रायंगल एक बनी है राइट एंगल ट्रायंगल एजीडी, एजीडी। इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एजी का स्क्वायर प्लस में डीजी का स्क्वायर। ओके। एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल ए डीजीई, डीजीई। ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट इन्वॉल्व है और एज इन्वॉल्व है। ओके। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट इन्वॉल्व है और उसकी स्लांट हाइट इन्वॉल्व है। ये है जी एल, ये है इसकी स्लांट हाइट। ये तो इसके अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 90 डिग्री के सामने क्या है? 90 डिग्री के सामने एल है, यानी कि डीई है। डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू डीजी का स्क्वायर प्लस में जीई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? एग्जामिनर क्या करेगा बताया? आपको इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन देगा,
और उसके बेस पर हमने ये निकालनी है। जब हम ये इक्वेशन करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, काफ़ी इजी रहेगा। जितना ये दिखता है ना कंसेप्ट, ये वैसा है नहीं जितना टफ दिखता है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात? तो सर आपने इसका वो तो बताया ही नहीं, क्या बोलते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा इसका वॉल्यूम, क्या है ये, प्रिज्म है या पिरामिड है? सर प्रिज्म है। 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू इसका बेस कैसा है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है h, वो निकाल लेंगे हम, खत्म बात। अब एक और फिगर होती है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक, यानी कि उसमें क्या होता है, ये नीचे वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है और ऊपर वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। उसके लिए बच्चे फॉर्मूला याद करके रखते हैं, रट के रखते हैं। मैं बोल रहा हूं उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग रखो। मुझे पता है क्या याद रखने की जरूरत है, क्या याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा। जितना मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूं उसको याद रखो बस, एनफ है ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे कि ए जी सर्कम रेडियस है, जी ई इन रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, साइड वाली फिगर की जो हाइट है, ठीक है, और ए डी जो है ये तिर्यक कोर है। ऐसे करेंगे हम इसका रिवीजन। हम ये चीजें नहीं रटेंगे कि ये ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे, ऐसे नहीं रटेंगे हम। रटवाने को मैं ऐसे भी रटवा सकता था कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बटे में ये a/√3 का स्क्वायर। ऐसे नहीं रटनी हमें, नहीं, वो हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ये ऊपर से पढ़ा था तो मैं एक बार इसको ऐसा फील करवा दूंगे ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं। इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका लैटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस, लिख ही देता हूं, पेरीमीटर ऑफ द बेस। भैया बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होती, राइट एंगल ट्रायंगल होती तो कोई नहीं, उसका पेरीमीटर। स्केलन ट्रायंगल होती तो उसका पेरीमीटर। ये मैंने बता दिया, आज तक कभी आई नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा, बट फिर भी मैंने बता दिया कि नीचे वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड के एग्जैक्टली ऊपर होता ही है। खत्म सारी अंडरस्टैंडिंग, हर एक में ऐसी ट्रायंगल बनेगी फिर। ओके जी, तो हाफ क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, इंटू में मैंने बोला था स्लांट हाइट, एल स्लांट हाइट, इंटू में स्लांट हाइट। तो हम ये ऐसे रट के नहीं रखेंगे 3/2 AL ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊं भाई। नेक्स्ट है जी अपने पास स्क्वायर पिरामिड, यानी कि नीचे एक स्क्वायर है और फिर ऊपर ऐसे चोंच है। ठीक है, यहां पर भी ये जो चोंच है ये इसके सेंट्रोइड के ऊपर है। सर इसके सेंट्रोइड के ऊपर कैसे हो सकती है? जो इसके डायगोनल्स है ना इसके बेस के, वो जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, उसके एग्जैक्टली ऊपर है ये चोंच, उसके एग्जैक्टली ऊपर है ये चोंच। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके जी, तो स्क्वायर पिरामिड के बारे में पढ़े चलिए। तो एक बार मैं ये बना लूं, इसके एग्जैक्टली ऊपर है ये। ठीक है, तो इस डायगोनल को बना रहने दूं, ये कंफ्यूजन करेगा ये वाला डायगोनल ना। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, बट उसको मैंने मिटा दिया था कि वो कंफ्यूजन ना करे हमें। ओके जी, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये जो है ये सी है, ये और ये डी है। ठीक है, चलो इसको हमने वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ए बी सी, ये डी है। इसकी स्लांट हाइट क्या होगी? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है जो साइड में ट्रायंगल है, जो साइड में सर जो साइड में ट्रायंगल है उसकी हाइट, यानी कि ये है पॉइंट ई। ई क्या है? ई है जी मिड पॉइंट, ई है बी सी का मिड पॉइंट।
ये जो साइड में ट्रायंगल बन रही है, इसकी ऐसे मीडियन खींच लो, ये हमेशा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, तो उसकी जो हाइट है उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ओके सर, क्लियर है? यहां पर हमेशा दो तरह की ट्रायंगल बनेगी। तो अब देखो, ये मैं आपको फील करवा पाऊंगा कि नहीं? इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे करूं, यहां पर नहीं, यहां पर रहने देता हूं। एक काम करता हूं मैं, क्योंकि आपको फील करवाना जरूरी है। इसको मैं बना देता हूं यहां पर, इस वाले फेस पर। ठीक है, उस वाले फेस पर मैंने बना दिया, ये है पॉइंट ई। उस वाले फेस पर ये ऐसे 90 डिग्री है, मैंने इस वाले पर बनाया था। अब मैं यहां से ऐसे बना देता हूं। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। इस पॉइंट को मैंने जी बोल दिया, ये सेंट्रोइड है, इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो। तो अब मेरे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए जी डी, जिसके अंदर 90 डिग्री के सामने है मेरे पास इसकी एज, इसकी तिर्यक कोर। या फिर आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें 90 डिग्री के सामने तिर्यक कोर है, आपको पता है ना ए डी है, और ए डी क्या है? ए डी इसकी एज है। स्लांट हाइट होती है साइड में जो ट्रायंगल है हमेशा उसकी क्या बोलते हैं, उसकी हाइट। ये है स्लांट हाइट, ये डी ई, और ये डी जी जो है ये है हाइट। ठीक है, तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। अगर इस स्क्वायर की साइड, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, यानी कि अगर ये ए है, अगर ये ए है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जी ई क्या होगा? जी ई, ये पूरी साइड ए है, इस ए का हाफ होगा ना, ऐसे है, स्क्वायर की साइड है ऐसे, ये पूरी ए, और यहां पर है जी एग्जैक्टली बीच में, इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा? ये ए का आधा होगा सिमेट्री के कारण, ये पूरा ए है, ये ए का आधा। तो जी ई इज इक्वल टू, रटने की जरूरत नहीं है, ए बाई टू। ओके सर, और ए जी क्या होगा? ए जी सोचना जरा, मैं यहां पर ये बना ही देता हूं, ए बी सी। ठीक है, ई है यहां पर, और जी है यहां पर। तो अगर ये ए है तो ये है ए बाई टू जी ई, और ये ए सी पूरा डायगोनल है, ए सी। तो ए जी क्या है? डायगोनल का हाफ। तो ए सी है पूरा रूट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? रूट टू ए बाई टू, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बाई टू। तो क्या मैं ये रट के रखा है मैंने कि ए जी जो है वो ए बाई रूट टू है? नहीं, मैंने रट के नहीं रखा, और रट के रखने की जरूरत भी नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो लंबाई है इस डायगोनल की हाफ है, और ये जो लंबाई है इस साइड की हाफ है। और मुझे इतना पता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ऐसे रट नहीं रखा कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये दोनों बना सकता हूं। मुझे इतना पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए जी डी, फिर मैं ध्यान से देखूंगा ये हाइट है, तो 90 डिग्री के सामने ये है, तो आई कैन से कि ए जी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी का स्क्वायर प्लस में जी डी का स्क्वायर, जो कि हाइट है। और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है डी जी ई, जिसमें हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने ये डी ई। तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी का स्क्वायर प्लस में जी ई का स्क्वायर। क्या सर हमने ये सब याद रखना है? नहीं, आपको बस ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि आप ये हाइट बना पाओ। हाइट बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो स्लांट एज के साथ, एक बना दो स्लांट हाइट के साथ, खत्म। पीछे चलते हैं, हाइट खींचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो स्लांट एज के साथ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो स्लांट हाइट के साथ, खत्म।
एक एज के साथ, एक स्लांट हाइट के साथ, खत्म। हाइट की एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एच हाइपोटेन्यूज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल हाइपोटेन्यूज है, खत्म। हाइट की एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एच हाइपोटेन्यूज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल हाइपोटेन्यूज है। बाकी की साइड आप अपने आप निकाल लोगे तब सोच के। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपको भेजूंगा मैं। ठीक है ब्रदर, समझ में आ रही है बात। अगर इसका भी हमने वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम हो जाएगा भैया 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, इसका बेस तो एक स्क्वायर है, और इंटू में एच, खत्म। वो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देगा। इसका लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसका लेटरल सरफेस एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो भैया ये तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो 4a इंटू में स्लांट हाइट l इंटू में स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉटम जो कि एक स्क्वायर है, खत्म। क्या हमें ये रट के रखने की जरूरत है? नहीं। आगे बढ़ जाएं फिर। ओके, नेक्स्ट, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये अपने सिलेबस में है, बोल सकते हैं एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया जाता है। यह है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा का मतलब होता है भाई साहब 8, और हेड्रॉन का मतलब फेस 8 फेस वाला। देखो हेलो, 8 फेस वाला कैसे बताता हूं। हमने क्या किया, एक ये लिया, ये टेट्राहेड्रॉन नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे अच्छा एक तो 4 फेस वाला है, उसको 2 बार कर देंगे तो 8 फेस वाला होगा। नहीं, ये 5 फेस वाला है। इसके साइड में 4 फेस है और एक नीचे फेस है। हाँ जी सर, तो अगर आप 2 इनको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बीच वाला जो फेस है तो गायब हो गया दोनों का। इसके भी ऊपर 4 फेस बच गए और इसके भी नीचे 4 फेस बच गए, ऐसे। तो 4 और 4 8 फेस। तो ये बस है क्या? ये बस मेड बाई joining 2 स्क्वायर पिरामिड्स या स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स। ऐसे पिरामिड जिनका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स, 2 स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स को मिलाया और ये बन गया, खत्म बात। इसके ऊपर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो सारी इस पर लागू होती है। इसका वॉल्यूम पूछा, एक का वॉल्यूम निकालो, डबल कर दो। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा तो एक का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि टोटल तो निकालेंगे नहीं, ये नीचे वाला तो गायब हो चुका है। एक का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे। और कुछ पूछ सकता है? और कछु नहीं पूछ सकता। यही चीजें बचती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर कुछ भी एग्जामिनर करेगा वो अपनी पहुंच के अंदर होगा। मैंने आपको बेसिक समझ दी है, चीजें जैसे बनती हैं, और हर चैप्टर के अंदर ऐसे किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है भाई साहब सफियर। तो सफियर का हम प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज इनको प्रूव करना हमें हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, जिनको भी प्रूव करना हेल्प करेगा, चाहे अष्टे से अष्टी कोई चीज़ हो, उसको प्रूव करूंगा मैं। ठीक है, तो एक सफियर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर है इसका रेडियस। अगर मैं इसी सफियर को यहां पर ऐसे साइड में बना देता हूं, खोखला थोड़ा सा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए आर का। ये है आर। ठीक है, इसके सेंटर से लेकर इसके कहीं तक भी आप डिस्टेंस मापोगे, वो है आर। ये एक सर्कल की 3D फॉर्म आप ऐसे बोल सकते हो। इसका वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ एक सर्कल के अंदर एक ही चीज होती है। क्या चीज होती है? जस्ट उसका आर। एक ही डायमेंशन होती है। जैसे एक रेक्टेंगल के अंदर 2 डायमेंशन होती है, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है। एक स्क्वायर के अंदर एक ही डायमेंशन होती है, क्या? उसकी साइड। एक स्क्वायर की साइड बता दो तो पता लग गया स्क्वायर कैसा है। रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ बता दो, पता लगता है। ऐसे ही सर्कल का सिर्फ रेडियस बता दो, पता लग गया हमें कैसा है। सफियर का सिर्फ रेडियस बता दो, हमें पता लग गया कैसा है। तो सफियर में एक ही डायमेंशन है, क्या? आर, रेडियस। इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखोगे इसमें टॉप और बॉटम नहीं है। जैसे
एक सिलेंडर के अंदर, एक प्रिज्म के अंदर टॉप और बॉटम होते हैं। ये एक टॉप है, ये एक बॉटम है, चारों तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया है। एक पिरामिड के अंदर एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक बॉटम होता है, टॉप नहीं होता। इसके अंदर कोई टॉप और बॉटम ही नहीं है ऐसा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। या तो टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, क्योंकि इसका तो एक ही सरफेस एरिया है। वो होता है 4 सर्कल के एरिया के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर। रटने के लिए बता रहा हूं, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, ताकि रटने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब अगर इसी चीज को आप इमेजिन करो, आपके पास एक तरबूज है? इसी चीज को अगर आप काट देते हो ऐसे बिल्कुल बीच में से, ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने गोल गोल बनाया है, बिल्कुल यहां से अगर आप काट देते हो, तो इसको हम बोलते हैं जी हेमीस्फीयर, अर्धगोला। हेमी यानी कि आधा, होना चाहिए था सेमी, पता नहीं हेमी क्यों बोल दिया अंग्रेजी वालों ने। कहीं सेमी बोल देंगे, सेमीफाइनल, अब हेमी फाइनल क्यों नहीं बोल रहे पता नहीं। मजबूर हम तो, वो जो बोलेंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा, जिसने भी लैंग्वेज बनाई है। ठीक है जी, तो ये इसका रेडियस है यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे इसका वॉल्यूम बताओ, बिकॉज ये एग्जैक्टली हाफ है, तो इसका वॉल्यूम इससे एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। अगर इसका हाफ करोगे, गुणा में हाफ करोगे, तो 2 से 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके सर, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है, क्यों सर? क्योंकि जब आपने इसको काटा तो ये तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है और इसका एक टॉप डेवलप हो गया। जब आप तरबूज को काटोगे तो बाहर तो हरा हरा रहेगा, जो लाल एरिया निकलेगा, जब कंप्लीट तरबूज होता है तो उसमें सब कुछ हरा हरा होएगा। काट दिया तो एक नया एरिया आएगा लाल लाल, बीच में से काट दिया तो अब वो उस लाल लाल वो अलग है ना, लाल लाल एरिया, बाकी हरे जैसा तो नहीं है ना ऐसे गोल गोल। उस लाल को मैं बोल सकता हूं कि उसका बेस है, एक नया फेस आया है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया था तरबूज का हरा हरा, वो था 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने काटा तो हरा हरा एरिया आधा रह गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर एक नया सर्कल, एक नए सर्कल ने जन्म ले लिया जो लाल लाल है तरबूज के अंदर। तो ये एक नया सर्कल है ना, तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर है। तो नीचे 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। हमें सिर्फ ये 2 याद रखने की जरूरत है, ये सब कुछ यहीं से आया है। 1 सेकंड लगता है रिकॉल करने में। मैं ये नहीं बोल रहा हम ये एग्जाम में ड्राइव करेंगे, रिकॉल करना अलग होता है। जैसे आप वो कैब को याद कर लेते हो कई बार निमोनिक बना के, तो फिर तो निमोनिक याद करेंगे, फिर वो कैब 1 सेकंड लगता है ना, उसे रिकॉल बोलते हैं। हम उस पॉइंट से हमने क्लू याद कर लिया, उससे रिकॉल कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम मैथ्स को ऐसे कराने की कोशिश करता हूँ कि हम 1 2 3 सेकंड के अंदर चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, रटने का बर्डन ही कम हो जाए। और अगर मैं क्यू की फॉर्म में आपको याद करवाऊंगा तो भूलने की टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं भाई। ओके, तो भाई यहां पर अपनी सारी फिगर खत्म हो गई, सारी बेसिक फिगर। ये एक और फिगर है, ये अपने एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसकी चीज़ों को याद किया जा सकता है। आपको हो सकता है कई जगह कोई लाइब्रेरी में कोई बच्चा दिखा दे, मैं 3-4 मिनट लूँगा, ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक है, मैं भी पूछ भी ले, 2-3 मिनट लगेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। इस फिगर का नाम है जी टोरस। टोरस यानी कि गाड़ी का जो टायर होता है उसकी जो ट्यूब होती है उसको टोरस बोलते हैं। इसमें पता लगा ना, रबड़ की है, बाउंस भी कर रही है, हल्के में ले गए आप हैं। तो ये ट्यूब है, इस शेप को हम टोरस बोलते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे। देखो, तो इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। टोरस बनी कैसे, एक बार ये देखो। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा सर्कल लिया, छोटा सा, और उस सर्कल को मैं ऐसे घुमाने लग गया। देखो, घुमाने लग गया, हाँ जी, और ये टोरस बन गई। इस सर्कल को चारों तरफ घुमा रहा हूं मैं, चारों तरफ। अब एक बात इमेजिन करो,
ये जो मैंने छोटा सा सर्कल लिया, ये मैं बड़ा भी ले सकता था, है ना। और इसको मैं जिस रास्ते से लेकर गया वो रास्ता मैं छोटा भी ले सकता था, मैं बड़ा भी ले सकता था। मैंने एक सर्कल लिया, उसको मैं छोटा ले लूं, बड़ा ले लूं, बड़ा ले लूं, और उसको मैं घुमा रहा हूं। उसको मैं छोटे रास्ते से घुमा दूं, बड़े रास्ते से घुमा दूं, बड़े रास्ते से घुमा दूं, तो मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो मैं सर्कल कितना बड़ा ले रहा हूं, और दूसरी चीज है मैं उसको कितनी दूर से घुमा रहा हूं। तो इसको और समझते हैं एक बार। तो मैंने ऐसे टोरस बना दी, ठीक है। आगे देखो, ठीक। अब फिर से देखो, अब ये यहां पर जो सर्कल था ये घूमना स्टार्ट हुआ। जहां जहां पर ये टोरस है, ये ट्यूब है, ये वहां पर घूम रहा है। देखो ध्यान से, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। अच्छा, ये फिगर बनी कैसे है? ये ऐसे बनी है ये फिगर। ओके जी, ओके। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास दो सर्कल हैं भाई। एक तो छोटा सा सर्कल है, और उसको मैं एक सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा हूं, एक वो वाला सर्कल है। ओके जनाब। तो ये है छोटे वाला सर्कल, इसका रेडियस मैंने मान लिया है भाई साहब स्मॉल आर, और ये ऐसे घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। तो जिस पाथ पर ये घूम रहा है उसके रेडियस को मैंने मान लिया है कैपिटल आर। ठीक है, मैं फिर से एनिमेशन की मदद लेके आपको बताता हूं। देखो, देखना, ओके। देखो, ये जो मैं छोटे वाला सर्कल, ये जो मैं घुमाकर इस शेप को बना रहा हूं, इसको मैंने मान लिया इसके रेडियस को स्मॉल आर, और इस छोटे वाले सर्कल को मैं एक सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा हूं, इस रास्ते पर घुमा रहा हूं, तब जाकर ये शेप बन रही है। इसको मैं जिस सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा हूं ऐसे, इस उसका ये रेडियस है, इसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर। तो इन दो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है इस शेप की सारी चीजें, इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया, ये सब कुछ। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, आप बता सकते हो। मिलकर करते हैं। एक प्रिज्म का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं कि सर एक बेस है, वही बेस बार बार रिपीट हुआ है, एरिया ऑफ द बेस इनटू वो बेस कितनी बार रिपीट हुआ, ये डिपेंड करता है हाइट पर। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो यहां पर जो बेस रिपीट होकर इसके वॉल्यूम को बना रहा है वो कौन सा है? ये वाला सर्कल रिपीट हो रहा है। अच्छा जी सर, तो एरिया ऑफ द बेस यानी कि छोटे वाले सर्कल का एरिया, इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं, यानी कि 2πr। ओके, और ये बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? सर ये जो बेस है ना, ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ये इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो जितना भी लंबा है उतनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो आर है, कैपिटल आर है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ये तो कैपिटल आर है। ओके जी, तो 2πr है। ओके, एक गलती कर दी मैंने, एरिया ऑफ द बेस लिखना था, यहां पर मैंने सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस लिख दिया। भाई साहब वॉल्यूम बनाने के लिए ये चीज जो घूम रही है, तो ये है πr²। सॉरी सॉरी सॉरी, एरिया ऑफ द बेस, एरिया लिखना था, और जितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यही है इसका वॉल्यूम, π², 2 इंटू π² इंटू r², यही है। अब इसको डायरेक्टली रटना कितना मुश्किल होता। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया सर बताओ मुझे, टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है? आपके रूम का लेटरल सरफेस एरिया कैसे बनाया हमने? मैंने क्या बोला, आपके रूम का जो पेरीमीटर है उतनी लंबी मैं एक तार ले आया, और उसी तार के ऊपर एक और तार रखी, एक और तार रखी, एक और तार रखी। मैंने आपके रूम के पेरीमीटर को बार बार रिपीट किया, तो आपके रूम की चारों दीवारें उस तार से कवर हो जाएंगी, तार के ऊपर तार के ऊपर तार, ऐसे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे बन रहा है? पता है कैसे बन रहा है? मैंने इस सर्कल का पेरीमीटर लिया, सिर्फ पेरीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया तो इस फिगर के बाहर है, सिर्फ पेरीमीटर लिया। ओके, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा भाई साहब पेरीमीटर ऑफ द बेस, छोटे वाले सर्कल का पेरीमीटर, और उसको कितनी दूर तक घुमाया मैंने? सर इसको आपने घुमाया है बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस इतना, इनटू में बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस 2π कैपिटल आर।
तो 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? अब मैं सब कुछ रब कर रहा हूं, ठीक है ब्रदर? तो बंद हो जा भाई, तू भी हो जा भाई, बस बहुत हो गया। हाँ जी, तो इसका ये सरफेस एरिया है। क्या हम ऐसे याद रखेंगे? हम ऐसे याद रखने वाले नहीं है भाई, हम तो सरफेस एरिया निकालना है। तो इस छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर इंटू में कितनी बार रिपीट हुआ इसका सरकमफ्रेंस, जितना बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस, इंटू में 2 पाई कैपिटल आर, उसी से ये बना है। इसका वॉल्यूम निकालना है, तो छोटे वाले सर्कल का जो एरिया है यानी कि पाई आर स्क्वायर, कितनी बार रिपीट हुआ है एरिया, जितना बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई आर, इसी से ये बन जाएगा। खत्म बात, दैट्स इट। ठीक है भाई, भाई यहां पर हमने सारी फिगर्स कर ली, कंप्लीट सारी फिगर्स हमने कर ली हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में पूरी वीडियो का। ये स्क्रीन देखो, हमने जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म किया। दुनिया के हर प्रिज्म का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में टॉप का और बॉटम का एरिया। डन, ओके। नेक्स्ट, दुनिया के हर पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इंटू एरिया ऑफ द बेस। डन जी। तो अब क्यूबॉइड के बारे में देखो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपके सामने है, एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट, पॉज करके पढ़ते जाओ। वॉल्यूम क्यूब के बारे में पढ़ो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, पॉज करके पढ़ते जाओ। सिलेंडर के बारे में पढ़ो। ये ऐसे नहीं पढ़ पा रहे क्या तुम? ये लो ऐसे पढ़ लो, ये लो, अब पॉज करके पढ़ लो एक बार इस फिगर को बना लो, खुद अपनी नोटबुक पर बनाओ और खुद समझो कि ये क्या है, ये क्या है। अभी करो ये काम, अभी लगे हुए, दिमाग गर्म है, अभी रिवीजन का बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक बार ये फिगर बनाओ भाई, ऐसे फोन को ऐसे उल्टा रख के पॉज करके बनाओ। उम्मीद है कि आपने बनाई होगी, निकम्मे नहीं हो आप। नेक्स्ट, बनाओ ये फिगर, एक बार देखो इसके बारे में क्या क्या मैंने आपको बताया। इसके बारे में कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देन ये रिवाइज कर लो। देन ये, अब आपने क्या करना भाई, अब आपने वीडियो खत्म होते ही सारे एक बार लिखने हैं, खुद याद करके बिना देखे कि कौन कौन से शेप का मैंने बताया। ठीक है, एनफ हो जाएगा, एनफ आपको याद हो जाएंगे। तो अब अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा ना इसके अंदर, तो मैं ये अज्यूम करके आऊँगा कि ये सारे आपको याद हैं, सारी शेप्स के सब कुछ। अगर आप बोलोगे सर याद नहीं है, और बच्चे हैं जो याद कर सकते हैं, और बच्चे हैं जो मेहनत कर सकते हैं, वो सिलेक्शन ले जाएंगे। सिंपल। मैं बहुत कम एफर्ट के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपका बहुत कम एफर्ट लगे, ये मेरा तो ज़्यादा ही लग रहा है ये सब करने में। ठीक है तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में ये सब याद होने चाहिए, आपके टिप्स पर होने चाहिए। दैट्स ऑल भाई, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। और फीडबैक देना ज़रूर अपना जो टेलीग्राम का पेड बच्चों का आप लोगों का जो ग्रुप है उसके अंदर, कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कि मैंने मेंसुरेशन 3D की पहली वाली क्लास देखी, मेरे को ऐसी लगी वैसी लगी, जो भी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलता हूँ।